नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये कोर्स हम यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस कोर्स की आज यह कक्षा संख्या 13 है। आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम एक बार कल हमने जो भी चीज़ पढ़ी उसको एक बार देख लेते हैं। हमने अपनी चर्चा हिंदी की उपभाषाओं पर शुरू की थी, जिसमें हमने राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी को देखा था। कल की क्लास में हमने देखा था पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो अपनी मध्यवर्ती पहाड़ी है उसमें गढ़वाली और कुमाऊनी ये जो दो बोलियाँ हैं उनके बारे में देखा था। और उसके बाद हमने पूर्वी हिंदी के बारे में बिहारी हिंदी के बारे में बात की थी। और बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली, मगही जो 3 बोलियाँ हैं उनके बारे में विस्तार से बात की थी। उसके बाद पूर्वी हिंदी आती है। अब हमारी चर्चा पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की रह गई है, तो आज की क्लास में हम पूर्वी हिंदी को देखेंगे और इसकी जो प्रमुख बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अगर समय रहा तो फिर पश्चिमी हिंदी की शुरुआत करेंगे आज की कक्षा में। तो चलिए कक्षा शुरू करते हैं। पहली बोली पूर्वी हिंदी की अवधी है, इसको देखते हैं। तो पूर्वी हिंदी की जो पहली बोली हो गई अवधी। नाम से भी लग रहा है अवधी है, तो अवध क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। अवध क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसका नाम अवधी पड़ा। ठीक है, इस बोली का जो मेन रीजन है नाम पढ़ने का, अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध वहीं, अवध क्या है, अयोध्या का तद्भव रूप है अवध। अयोध्या का तद्भव रूप है। ठीक है, जो अयोध्या है, अयोध्या हमारी जो जगह है उसी का तद्भव रूप है। अयोध्या को बिगड़ते बिगड़ते अवध भी बोलते हैं। संस्कृत का वर्ड हो गया अयोध्या और उसका तद्भव रूप हो गया अवध। ठीक है, इसके कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि कोसली, ऐसे लिख लीजिए इसको। अवधि के कुछ अन्य नाम, तो एक तो पड़ा कोसली, कि अवध का पुराना नाम कोसल था। कभी कोसल राज्य बोला जाया करता था ना, तो अवध का पुराना नाम कोसल होने के कारण इसका एक नाम कोसली भी है। ठीक है, और दूसरी हो गई, इसको बैसवाड़ी भी बोलते हैं, बैसवाड़ी। एक बैस राजपूत हुआ करते थे,
बैस राजपूतों का वर्चस्व होने के कारण इसको जो है बैसवाड़ी भी बोला जाता है। तो अवधि के दो नाम और हो गए, कुशली और बैसवाड़ी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अवधि में ही तो अवध क्षेत्र हो ही गया। उसमें कहाँ कहाँ मेन तो इलाका इसका यूपी ही है। तो जैसे लखनऊ हो गया, ठीक है, हरदोई, प्रयागराज, जब इलाहाबाद पहले बोलते थे, प्रयागराज हो गया। उसके बाद उन्नाव, फैजाबाद, ठीक है, प्रतापगढ़, फतेहपुर, आदि क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटी मान के चलो ये अपना उत्तर प्रदेश हो गया यहाँ पे ये हिस्सा। तो पश्चिमी में तो खैर पश्चिमी हिंदी है, दिल्ली से सटा हुआ है, या फिर ये जो आप देख रहे हैं ना राजस्थान के बगल में, ये सब तो पश्चिमी हिंदी है। ये लखनऊ के आसपास, लखनऊ लगभग मिड में आ जाता है, तो यहाँ के आसपास की जो बोली है ना वो हमारी अवधि है। ठीक है, तो इन सब जगहों बोली जाती है। सबसे जो प्राचीन अवधि का साहित्य में, अवधि भाषा का साहित्य तो है ही, मतलब प्राचीन साहित्य मिलते हैं इसके। ऐसा नहीं कि रचना, काफ़ी रचनाएं हुए हैं। और एक टाइम पे जैसे कहते हैं ना कि कुछ भाषाएं एक टाइम पे विभाषा, मतलब बोली होते हुए भी अगर बहुत अच्छी रचनाएं होती हैं तो उनको विभाषा कहते हैं, विशेष भाषा। तो मध्यकाल में एक तरह के भाषा का दर्जा था अवधि का, और बहुत सारी रचनाएं हुआ करती थी, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी गई हैं। तो बहुत प्राचीन साहित्य रहा है इसका। और सबसे प्राचीन अवधि का प्रकृत पेंगलम में मिलती है। प्रकृत पेंगलम में मिलती है, जो अवधि का प्राचीन रूप है। ये अंडर हाईलाइट कर लेना आप, क्योंकि ये एक आदिकाल की रचना है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बोली का जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन है। ठीक है, तो प्रकृत पेंगलम एक आदिकालीन रचना है। इसमें बहुत सारे, कोई ऐसे विशेष रचनाकार की रचना नहीं है, इसमें काफ़ी सारे लोगों की रचनाओं को मिला के इसको लिखा गया है। सारंगधर, विद्याधर, देखेंगे आदिकाल में आएगा भी ग्रंथ प्रकृत पेंगलम, तो उसमें इसका रूप मिलता है। ठीक है, प्राचीन अवधि का। तो अगर मतलब एक बांट के देखें तो अवधि के इतिहास को तीन कालों में बांटा जा सकता है। क्योंकि बहुत प्राचीन समय से इसमें लिखन जो है बहुत रचना करने की प्रवृत्ति बहुत प्राचीन काल से मिलती है।
तो आप इसको 3 काल में ऐसे बांट सकते हैं। एक तो हो गया इसका आदिकाल, मतलब प्रारंभ से लेके 1400 ईस्वी तक, ठीक है। और मध्यकाल 1400 से 1700, ठीक है। और इसका उसके बाद अभी जो है इसका आधुनिक काल 1700 ईस्वी से अब तक, मतलब अभी जो चल रहा है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा अवधि में ऐसा नहीं कि अभी अपने शिखर पे है, अवधि भाषा बहुत ज़्यादा साहित्य रचना हो रही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं। आदिकाल में भी बहुत ज़्यादा रचनाएं नहीं मिलती हैं लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। जो अवधि का मेन था ना कि जब ये शिखर पे रही अपने, वो उसका मध्यकाल था। इसी टाइम पे हुए अपने तुलसीदास हैं या पद्मावत की रचना जिन्होंने की, मलिक मोहम्मद जायसी, और भी बड़े बड़े कवि हुए, ये सब इसी काल में, मध्यकाल में ही। और तभी अवधि भाषा अपने शिखर पे थी। उस समय इसको बोली नहीं, उस समय बोली आप कहीं नहीं सकते, इतनी शिखर पे थी कि ये एक भाषा थी, भाषा के रूप में दर्जा था इसका। तो आप लिख सकते हो कि मध्यकाल में अवधि अपने शिखर पर थी, इसी समय में तुलसीदास और जायसी जैसे रचनाकारों ने अवधि में अपनी रचनाएं लिखी। तो यही जो इनका मध्यकाल था ना, यही इस अवधि का सबसे शिखर वाला समय था, ठीक है। तो ये हो गया। इसकी 1-2 विशेषताएं हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए कि भारत में तो है ये रूप हो गए, भारत के बाहर भी कुछ देश है जहाँ इसका प्रयोग होता है। तो अभी अवधि में ही कंटिन्यू कीजिएगा। भारत के अलावा फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, ठीक है, मॉरिशस, आदि देशों में भी इसका प्रयोग
देखा जाता है। मतलब वहाँ भी ऐसे लोग हैं जो अभी इस बोली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो भारत के बाहर भी कुछ देशों में इसका प्रयोग होता है। इसकी एक दो विशेषताएं देख लेते हैं। एक तो जो हम नॉर्मल नी में देखते हो ना कि जैसे नी प्रत्यय, नी पर सर्ग जो हम लगाते हैं कि उसने कहा, राम ने कहा, तो इनके यहाँ नी होता ही नहीं। राम ने कहा राम कहिस ऐसे करके, ऊ कहिस उसने कहा तो नी नहीं आएगा, ऊ कहिस। तो नी प्रत्यय इस अवधि में होता ही नहीं। तो नी पर सर्ग कर लो या प्रत्यय कर लो। इसमें नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। यानी कि राम ने कहा नहीं कहेंगे, ये क्या कहेंगे, राम कहिस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, राम ने कहा। उसके अलावा इसमें क्या होता है, ऐ का क्या होगा, आई हो जाएगा। ठीक है, और ओ का औ बोलेंगे। जैसे बोलते हैं ना और बता, तो और ना करके क्या कहेंगे, और। ठीक है, आइए जैसे बैर ना बोल क्या बोलेंगे, बैर। तो मतलब इस तरह से थोड़ा ये लगभग ना भोजपुरी के भी करीब है अवधि। तो ये जैसे ने प्रत्यय नहीं है, तो वहाँ भी भोजपुरी में भी है कि ने प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। वहाँ भी राम कहलस ऐसे करके, और क्या बोलते हैं, आई औ, वहाँ भी और को और। तो थोड़ा बहुत भोजपुरी से मिलता जुलता, क्षेत्र भी वही है ना, ये जो इलाका है, और यहाँ बिहार, तो यहाँ भोजपुरी से थोड़ा बहुत प्रभावित दोनों भाषाएं। भोजपुरी से प्रभावित नहीं कर सकते, भोजपुरी तो काफ़ी इधर मतलब आधुनिक भाषा है। अवधि तो उससे प्राचीन है, अवधि से प्रभावित हम कह सकते हैं कि भोजपुरी। तो इस तरह से इसका कुछ ये पॉइंट थे अवधि में। एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है अवधि का, आप सुनोगे तो अच्छा भी लगेगा। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, मतलब इससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि अवधि भाषा कैसे बोली जाती है। देखिए क्या दिया है कि एक अहिर के घर में 4 मनई, लड़िका, सास, पतोह और बाप रहते रहे। ठीक है, कि मतलब 4 मनई मतलब 4 लोग थे, लड़का हो गया, सास हो गई मतलब, और बहू हो गई, और जो ससुर जी ये लड़के के बाप हो गए। मुल्ला चारियू बहिर रहे हैं। मुल्ला मतलब किंतु, चारियू मतलब चारों बहिर थे। बेटौना एक दिन, मतलब बेटे को बोल रहा है कि बेटौना एक दिन खेते में हर जोतत रहा। तो देख रहे हो अवधि का, बेटौना एक दिन खेते में हर जोतत रहा और ओरी से 2 राही चला आवत रहे। मतलब एक तरफ से 2 राही लोग आ रहे थे, वो खेत जोत रहा था। वे बेटौना से गुहराई के पूछिन, गुहराई मतलब कि बुला के, यहाँ जैसे ना बुला के, पास बुला के पूछा, तो उसको गुहराई बोलते हैं इधर अवधि में। तो बेटौना से मतलब बेटे से जो हर जोत रहा था, घुराई के पूछिन कि हम राजनगर का जावा चाहिए, कि हम राजनगर जाना चाहते हैं। अहे कौनी डगर से जाई, मतलब किस डगर से, किस रास्ते से जाए। तो वो अहिरवा जानिस, क्योंकि अब तो देखो चारों बहिर थे, बोला था ना कि चारों बहिर थे। तो वो अहिरवा जानिस, तो जो बेटा था, जो अहिर बेटा था, अहिर एक जाति होती है, तो उसी जाति के बारे में बोल रहा है। जो बेसिकली पहले तो था कि जो गाय ग्वाले का काम करते थे ना, दूध, अभी भी वही मतलब उनका ज़्यादातर पेशा वहीं रहता है। तो वो हिरवा जानिस की हमरे बरधवन का पूछा था। वो हिरवा का जाना कि जो हर जोत रहा था ना, तो बैल का पूछ रहा है कि है की बेचब,
कितना हम बेचोगे। और गोहराई के कहिस की बरधवन का हम न बेचबे। तो बोला कि नहीं, मैं बेचूंगा, मैं बैल नहीं बेचूंगा। यही पर रास्ता गौरे गोहराई के कहिन कि हमका बैल ना चाहिए। तब वो जो राही थे वो बोले कि हमका बैल ना चाहिए, बैल ना चाहिए। रहा जो जानत हुआ तो लखाई था, ठीक है, लखाई था मतलब दिखा दो, अगर जानते हो रास्ता तो वो दिखा दो, हम बैल के बारे में थोड़ा ना पूछ रहे हैं। तो उस रो जानिस की 100 रुपये बरधवन के लगावत हैं। तो अब देखो अनुमान लगा रहे हैं, सुनाई तो दे नहीं रहा है, तो अनुमान लगा रहा है, बोला कि हो सकता है ये 100 रुपया बोल रहे हैं बैल के लिए। और गोहराइस की राजू 100 रुपये का जो देती हो तब हूँ हम अपन बरधवन, जो दुई देते हो तब हूँ हम अपन बरधवन तुम्हें ना देत। कि 100 तो छोड़ो, तुम मुझे 200 भी दोगे तो मैं बैल तुम्हें नहीं देगा, नहीं दूंगा। तो कछुक बेर मतलब कुछ देर में, कछुक बेर माँ ओह के तहतारी रोटी वही के बरेल हुई। मतलब माँ जो है तरकारी को बोल रहा है कि तहतारी या रोटी लेके आ गई खाने के लिए। रोटियाँ खाती बेरा मतलब रोटी खाते समय, रोटी खाते बेरा, खाते समय, समय को बेरा, तो यह अवधि में ऐसे बोलते हैं। बेटौना बोला, बेटौना क्या बोला, माई हो आज दुई मनई बरधवन के 100 रुपया देते रहे, कि दोनों बैल के 100 रुपये दे रहे थे। मुला हम कहा कि 200 का हमन देवे, 100 रुपया कौन चीज़ हटे, कि किंतु हमने क्या कहा कि 200 भी तू कर दोगे ना तब भी मैं नहीं दूंगा, 100 रुपया तो क्या ही चीज़ है। महतरिया बोली, तो दिख रहा महतरिया बोली, मतलब माँ ने बोला, ऐसा नहीं है कि माँ ने या महतारी भी मान लो बोलते हैं माँ को, तो महतारी ने बोला नहीं होगा, इसमें क्या लगाया, महतरिया बोली। महतरिया बोली कि हाँ बच्चा हम हूँ जानित हैं, मैं भी जान रही हूँ कि सागे माँ, कि साग में जो है लून, लून बोलते हैं नमक की, सागे माँ लून आज सेवाई हुई गवाह है। सेवाई जब मतलब नमक अधिक हो गया है, सेवाई मतलब अधिक को बोलते हैं। तो माँ क्या बोल रही है कि हाँ बेटा मैं भी जानती हूँ कि आज साग में नमक ज़्यादा हो गया है। मुल्ला जौन कुछ होई तनी तुनी ऐसे खाई लिया, कि ठीक है अब तो नमक ज़्यादा हो गया है, तुम कैसे भी थोड़ा बहुत खा लो। तो अब माँ भी तो बह रही है, अब ये बैल वाली बात अपनी सुना रहा है कि मैंने ऐसा ऐसा बोला, माँ को भी सुनाई नहीं पड़ना, क्योंकि तो परिवार में चारों ही बधिर हैं। तो अब माँ ऐसे बोल दी कि हाँ नमक ज़्यादा है। अब वो घर आ रही है, लौट के जब घरे आई तो पतोहिया से कहिस, ठीक है, बहू से कही कि लोन सागे माँ अस सेवाई के दिए, कि तुमने साग में नमक ऐसा ज़्यादा बढ़ा के दिया कि बेटौना से रोटी नहीं खाई गए, नहीं खाया गया, खाई गए, ठीक है, तो बेटौना से रोटी नहीं खाया गया। तो वो कहिस, तो क्या कहा कि मतलब कौन कह रहा है, अब वो कहिस बार बार रहे, वो मतलब उसने, वो बहू ने कहा। इसमें जो भूतकाल के लिए ना कहिस रहीस ऐसे ही लगाते हैं अवधि में। तो ये भी कभी अगर पूछे कि ऐसे इस प्रत्यय लगा के भूतकाल बनाने की प्रवृत्ति किस बोली में देखी जाती है, तो अवधि में, ठीक है। तो वो कहिस मतलब जो बहू थी वो बोली कि बासन दे के मैं, बासन मतलब बर्तन, बर्तन दे के मैं मिठाई कब ले हो रहा, मतलब मैंने कहाँ ऐसा किया कि कोई आया था उसको बर्तन दे दिया और मिठाई ले लिया, ऐसा मैंने नहीं किया। दादा जो द्वारे पर बैठे रहते हैं, मतलब जो ससुर जी उसके हैं, कि बैठे रहते हैं, चला 3 से हजुरात दे, कि चलो उससे हजुरात दे मतलब पूछवा देती हूँ। तो अब क्या हुआ कि माँ के बोल रही है कि तुमने भाई नमक ज़्यादा डाल दिया, बेटे से रोटी नहीं खाया गया। तो बहू भी तो नहीं सुन पा रही है, तो बहू भी अपना ये अनुमान लगा रही है कि मैं कहाँ बर्तन दे के मिठाई ली हूँ, तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा। वो अलग ही चीज़ बोल रही है। अगर आपको कुछ डाउट है तो बाहर बैठे हैं पापा जी, उनसे आप पूछा लो। तो ठीक है, तो दोनों लोग झगड़ा किए। जो द्वार पे आई तो पतोहिया ससुर से बोली कि का हो, कि क्या हो, तू हमें बासन दे के मिठाई ले कब देखे रहा, कि बर्तन दे के मिठाई मैंने लिया, ऐसा तुमने कभी देखा। बहू बोल रही है ससुर जी से। तो ससुरवा बोला, अब ससुर भी तो वही रहे, तो वो क्या बोल रहे हैं कि गोरू चरावे तो तू जा,
मतलब घोड़े चरावे तो गाय को चराने तो तुम गई थी, और लौटी हमसे पूछा भैया, मतलब लौटी की नहीं, वो लाठी, जा और लाठी हमसे पूछा भैया, और लाठी जो है वो तुम मुझसे पूछ रही हो कि कहाँ है। तो मतलब एक प्रसंग है ऐसे ही दिया था बुक में। तो ये है अवधि, मतलब इससे देखे होंगे कि अवधि की क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से बोली जाती है। बड़ा ही मतलब हंसमुख टाइप का प्रसंग था ये, कि चार लोग वही रहते हैं और फिर उनकी अपनी एक कहानी थी। तो ये हमारी अवधि हो गई। अब अगली बोली देखते हैं, बघेली। एक मिनट। तो ये हमारी अवधि के बारे में बात होगी। अब हम बात करेंगे अपनी अगली जो बोली है पूर्वी हिंदी की, बघेली। ख कीजिएगा। बघेली, ठीक है। बघेली नाम से ही लग रहा है कि बघेलखंड है। तो बघेलखंड की बोली मध्य प्रदेश का इलाका, बघेलखंड। बघेलखंड की बोली जिसमें मध्य प्रदेश का रीवा, जबलपुर, मांडवा, बालाघाट आदि क्षेत्र आते हैं। तो मुख्यतः क्या है, ये मध्य प्रदेश में बोली जाती है बघेली। और बघेलखंड वो सब इलाका है, रीवा है, जबलपुर, मांडवा, बालाघाट, मध्य प्रदेश का जो इलाका है वहाँ ये बोली जाती है, ठीक है। इसका एक दक्षिणी अवधि के नाम से बुलाते हैं इसको, बघेली को। दक्षिणी अवधि भी कहा जाता है। और अवधि और बघेली में बहुत सारी समानताएं भी हैं, ठीक है, बहुत सारी समानताएं हैं अवधि और बघेली में। मतलब दोनों बोली एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो अवधि और बघेली में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। इसमें क्या है कि लोक साहित्य जो है ना, जैसे उसी तरह से जैसे आप देखे थे ना कि भोजपुरी हो गया, आगे हरियाणवी देखोगे, पश्चिमी हिंदी में, इनमें है कि लोक साहित्य है, लोगों में जो लोगों के बीच पैदा हुआ और लोगों के बीच ही बोला जाता रहा, लोगों से लोगों को ऐसे मतलब ट्रांसफ़र होता रहा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। वैसा साहित्य बहुत प्राचीन समय से है, लेकिन
कुछ लिखित नहीं मिलता। बघेली में ऐसा नहीं कि लिखित वाले जो साहित्य है ना बहुत प्राचीन समय से नहीं है, लेकिन लोक साहित्य बहुत ज़्यादा है। तो लोक साहित्य की दृष्टि से लोक साहित्य की दृष्टि से बघेली काफी संपन्न है, किंतु इसमें लिखित साहित्य देखने को नहीं मिलता। देखने को मतलब क्या है कि लोक साहित्य तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लिखित रूप में जो है ना वैसा कुछ इसमें देखने को नहीं मिलता बघेली में। ठीक है, तो ये होगी हमारी बघेली। इसमें एक बुक आती है परम धर्म निर्णय करके, इसको मिटाता हूँ। तो बघेली में एक रचना आती है परम धर्म निर्णय, रीवा के नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित। तो परम धर्म निर्णय अगर पूछेगा कभी कि किस बोली से संबंधित ये रचना है, तो बघेली से। ठीक है, तो ये हमारी होगी बघेली। अब अगली हमारी जो बोली आती है पूर्वी हिंदी में, वो है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये अंतिम बोली है पूर्वी हिंदी की। तो छत्तीसगढ़ी नाम से ही लग रहा है छत्तीसगढ़ की प्रमुख बोली है। ये बोली जाती है मुख्यतः रायपुर, बिलासपुर, आदि जिलों में। इसके अलावा मतलब छत्तीसगढ़ तो है ही, बिहार के भी कुछ हिस्से में और कुछ हिस्सा उड़ीसा में भी कुछ हिस्से में इस बोली का प्रयोग होता है। तो मुख्य आप याद रखिए कि छत्तीसगढ़ में इसका कुछ अन्य नाम भी है। अन्य नाम क्या हैं छत्तीसगढ़ी के? लरिया, खलटाही, ठीक है, ये इसके कुछ अन्य नाम है। ठीक है, इसमें इस बोली की एक महत्वपूर्ण विशेषता अघोषीकरण।
मतलब इसमें अघोषीकरण घोषीकरण की प्रवृत्ति मिलती है। घोषीकरण क्या है, मैंने एक बार बताया था आपको कि अघोष सघोष, ऐसे हम जब हिंदी का भाषिक स्वरूप पढ़ेंगे और उसमें हिंदी व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पे आएगा अघोष सघोष, तो विस्तार में पढ़ना ही है हमें। लेकिन तब मैंने आपको बताया था कि अघोष सघोष कैसे, बस जान लो कि जो भी अक्षर है ना उसका आप इंग्लिश लिखो और जिसके अंत में एच आ रहा है वो सघोष है, जिसमें नहीं आ रहा है वो अघोष है। एक तरह से ह की ध्वनि मान के चलो ऐसे, तो वो अघोष सघोष एक अच्छा ट्रिक है ये जानने का। तो अघोषीकरण यानी कि जो भी सघोष रहेंगे ना उसको भी ये लोग अघोष करके बोलेंगे, उसमें से इच वाली जो ध्वनि है वो हट जाएगी। जैसे कि शराब है ना, तो शराब नहीं बोलेंगे, शराब प, ठीक है ऐसे। और जैसे एग्जांपल ले लो आप, जैसे सादगी होगी तो सादगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि उसका अघोष करके बोलते हैं, ठीक है, अघोषीकरण। तो अघोषीकरण की प्रवृत्ति बोलती है। शराब को शराब, सादगी को सादगी, बंदगी को बंदगी, ठीक है, खराब को खराब, वो ऐसे करके। तो ये देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ी में। तो ये अपनी 3 बोलियां हो गई, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसमें इम्पोर्टेंट अवधी ही है जो कि बहुत ज़्यादा उन्नत भी रही है अपने मध्यकाल में, और उसमें बहुत सारी रचनाएं देखने को मिलती हैं। अभी जब हम भक्ति काल पढ़ेंगे तो उसमें राम भक्ति काल में अवधी में काफ़ी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। राम काव्य मुख्यतः उसी भाषा में लिखा गया है, तो वहाँ हम उस बोली को उस अवधी में लिखी रचनाओं के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारी बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। बघेली बुंदेलखंड यानी मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका होगा, और छत्तीसगढ़ी हो गया छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पूर्वी हिंदी। अब जो हमारी हिंदी उपभाषा वर्ग जो हम 5 पढ़े, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, पूर्वी हिंदी, ये चारों पढ़ लिया हमने। अब अंतिम जो भाषा वर्ग है वो हमारी है पश्चिमी हिंदी। हाँ सॉरी, देखो मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था ना। अघोष और सघोष, वो जो मैंने बताया था एच वाला वो था महाप्राण और अल्पप्राण, ठीक है ना। नहीं, अघोष सघोष दूसरा चीज़ है, ठीक है। इसमें शुरू की जो जैसे कवर हो गया क से लेकर अंदर तक, तो उसमें बढ़ जाता है कि 2 ध्वनि जो होगी अघोष होगी और बाकी जो होगी वो सघोष होगी। वो जो मैंने एच वाला जो ट्रिक आपको बता रहा था उसको आप सही कर लेना। अघोष सघोष नहीं, वो महाप्राण और अल्पप्राण है। कहीं ये देखने को मिलेगा ना कि महाप्राणीकरण और अल्पप्राणीकरण, तो मैं थोड़ा सा वो चीज़ कंफ्यूज कर गया। वो अघोष और सघोष नहीं है, वो महाप्राण अल्पप्राण है। उसमें आप ये ट्रिक लगा सकते हो कि जिसके अंत में ना, जैसे क है, क का इंग्लिश में लिखो की, ठीक है। ख है, उसके लिखो के एच, तो जिसके अंत में एच आएगा ऐसे करके ह वाली ध्वनि, वो हमारी हो जाएगी कौन सी, महाप्राण, ठीक है। ऐसे ये हो गया अल्पप्राण, अल्पप्राण, और ये आ जाएगा महाप्राण। तो ये एक याद रखने का ट्रिक है। ऐसे जब हम अल्पप्राण महाप्राण की और विशेषताएं पढ़ेंगे ना तो इजीली आप समझ जाएंगे, उस समय इतना कोई हार्ड नहीं है, लेकिन एक ट्रिक है याद रखने का कि अगर इस ध्वनि आती है तो हमारी वो महाप्राण हो जाएगी, नहीं आ रही है तो अल्पप्राण हो जाएगी। तो वो चीज़ था, वो अघोष सघोष वाला वो नहीं था। वो क्या है अघोष सघोष का कि जो शुरू के 2 वर्ण होते हैं ना उसमें अपने वर्ग में, कवर्ग चवर्ग जो भी है, तो शुरू के जो 2 वर्ण होते हैं वो आ जाते हैं अघोष में, और बाकी के 3 के जो लास्ट वाले होते हैं
वो सघोष में आ जाते हैं। तो उसका हम देखेंगे जब पढ़ेंगे भाषिक स्वरूप व्याकरण, तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूर्वी हिंदी हो गया। अब अगला हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी। चार हो गए हमारे, पांचवा हमारा हो गया पश्चिमी हिंदी। एक मिनट रुकिएगा। तो पश्चिमी हिंदी, इसका मुख्य क्षेत्र या मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ठीक है, हरियाणा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, ये इलाका, यहीं पे दिल्ली, यहीं पे हरियाणा, और थोड़ा बहुत उत्तराखंड के भी जो ये इलाका जो यूपी से दिल्ली सट रहा है ना, यहाँ भी देखने को मिलता है। तो जैसे हमने पढ़ा था ना भोजपुरी का कि सर्वाधिक प्रचलित, मतलब बोलने वालों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी बोली है वो भोजपुरी, हमने देखा था। तो एक बोली के रूप में अगर भाषा वर्ग की बात करेंगे ना, और एरिया की बात करेंगे कि ज़्यादा भूभाग, वो तो क्या संख्या के आधार पर सबसे बड़ी बोली है, और बोली के हिसाब से तो वो है ही, लेकिन भाषा वर्ग की अगर तुलना करेंगे ना, और भूभाग, भारत में, बाहर की और विदेश की बात नहीं हो रही, भारत में भूभाग जिसका हिस्सा ज़्यादा है, जिस भाषा वर्ग का, तो वो यहीं पश्चिमी हिंदी वर्ग है। 4-5 स्टेट में से इसके फैले हुए इस बोली के, इसमें जितनी बोलियाँ उसके बोलने वाले लोग, 5 बोलियाँ भी हैं, इसलिए इसका जो एरिया है, वो क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा है। जो भी भाषा वर्ग हैं उसमें सबसे बड़ा भूभाग के हिसाब से जो भाषा वर्ग है वो है हमारी पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो इसकी प्रमुख 5 बोलियाँ हैं, इसकी 5 बोलियाँ हैं। कौन सी हो गई? हरियाणवी, इसको बांगरू भी बोलते हैं। दूसरी हमारी हो गई कन्नौजी, उसके बाद बुंदेली, ठीक है, फिर हमारी हो गई ब्रजभाषा, और अंतिम हो गई खड़ी बोली। ठीक है, तो ये 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की।
तो याद रखिएगा, हरियाणवी, कनौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा और खड़ी बोली, 5 बोलियाँ हो गई। अब हम देखेंगे इसकी पहली बोली हरियाणवी को हमारी जो है हरियाणवी, ठीक है। तो इसका इसे बांगरू नाम दिया है ना, बांगरू पढ़ रहे थे ना, बांगरू नाम इसका। तो इसे बांगरू किसने कहा था? ग्रियर्सन ने। हरियाणा, मुख्यतः हरियाणा, नाम सही है ना, हरियाणवी, तो मुख्यतः हरियाणा में बोली जाती है। इसके अलावा जो जो हरियाणा का इलाका जो यहाँ देखिए हरियाणा है, तो हरियाणा और दिल्ली में जो टच करता है ना, वहाँ भी ये बोली बोली जाती है। तो मुख्यतः हरियाणा की बोली है। और जिससे हमने देखा था ना बघेली का, भोजपुरी का, तो इसका भी है। लोक साहित्य क्या है कि इसमें लोगों के द्वारा जो साहित्य, लोगों के द्वारा ट्रांसफर हुए गीत हैं, लोकोक्तियाँ हो गई, वो सब बहुत ज़्यादा हैं। मतलब हरियाणवी में बहुत ज़्यादा है, गीत गाने की परंपरा वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये सब क्या है, मौखिक रूप में ही, मतलब लोगों के बीच है। लोक साहित्य में तो है, लोक साहित्य में काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी समृद्ध है, लेकिन लिखित साहित्य नहीं मिलता। तो लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है, किंतु लिखित साहित्य का अभाव है। मतलब उतनी ज़्यादा लिखित साहित्य देखने को नहीं मिलता, लोक साहित्य तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। इस बोली पे जो है हरियाणवी पर पंजाबी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रभावित है। पंजाबी भाषा से, भाषा का काफ़ी प्रभाव है। तो काफ़ी वर्ड, काफ़ी शब्द हैं, काफ़ी टोन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पंजाबी भाषा से, क्योंकि नज़दीकी है ना, हरियाणा पर पंजाब आसपास ही हैं दोनों। यहाँ पे मैप अगर खोल के आप देखिएगा इंडिया का, वहाँ पर हरियाणा और पंजाब जो है सटे हुए स्टेट हैं, और पंजाबी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, ठीक है। इसका एक अन्य नाम जाटू, जाटू भाषा है। हरियाणा और उसके आसपास क्षेत्रों में, हरियाणा और उसके आसपास क्षेत्रों में जाटों की अधिक संख्या के कारण इसे
जाटू भाषा, इसे जाटू भाषा भी, तो बांगरू नाम हो गया, और जाटू भाषा भी अगर पूछे किसको कहते हैं तो वही है हरियाणवी को कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई हरियाणवी। अब दूसरी हमारी जो पश्चिम हिंदी की दूसरी बोली है वो है कन्नौजी। ठीक है, ये जो मैं वो लिखता हूँ ना, जो भी पॉइंट का मार्किंग मैं करता हूँ, कभी क से ख से फिर 1 2 ऐसे कर करके जहाँ स्टार लगाना है, तो वो सब चीज़ें वैसे आप करते जाना, तो टॉपिक क्लियर रहेगा कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं। अब पांचों बोलियों को मैंने रोमन 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिखाया था, फिर उसमें जो बोलियाँ आई थी उसको हमने क ख ऐसे करके, ठीक है, उसमें जो सब पॉइंट्स वगैरह बन रहे हैं तो उसको मैं तो तीर से या फिर ऐसे स्टार करके दिखा रहे हैं। तो ऐसे मतलब आप नोट्स बनाते जाइएगा ना, तो आपको पढ़ने में भी समझ में आएगा कि हाँ इसके अंदर में हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। तो कनौजी को चलिए कल से शुरू करते हैं। तो पश्चिमी हिंदी हमारी अभी 4 बोलियां रह रही हैं। आज हमने बांगरू को देखा, हरियाणवी को, अभी कनौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और ब्रज। खड़ी और बोली ब्रज और तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रज भाषा अपने मध्यकाल में उत्थान पर थी, और खड़ी बोली का तो इतना प्रभाव रहा कि खड़ी बोली को हम लोग आज हिंदी मानते हैं। उसी में जो भी साहित्य रचा जा रहा है और जो भी रचनाएँ हो रही हैं, तो खड़ी बोली का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो उन दोनों को विस्तार में देखेंगे। तो आज की कक्षा यहीं रहने देते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर इस क्लास से जुड़े रहिए। हर रोज़ हम रात के 9:30 बजे, अभी कक्षा तो लाइव नहीं हो रही है, कुछ दिन में लाइव भी शुरू हो जाएगी, लेकिन हर रोज़ 9:30 बजे रात को आपको नई कक्षा ज़रूर मिलेगी। अभी कुछ टेक्निकल एसेट्स कम होने की वजह से और कभी कभी टेक्निकल कुछ कमियां भी आ जा रही हैं, तो कभी कभी मैं टाइम से नहीं अपलोड कर पा रहा हूं, लेकिन ये चीज़ जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी और आपको हर रोज़ रात को 9:30 बजे ये कक्षा ज़रूर मिलेगी। तो रेगुलर जुड़े रहिए क्लास के साथ, रोज़ क्लास कीजिए, और इस कोर्स को हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे दिसंबर 26 में। आपको एक हिंदी की बेहतर समझ के लिए, और नीट एग्ज़ाम तो ऑफ कोर्स आप क्लियर कर पाओगे पेपर 2 हिंदी के साथ, तो इन चीज़ों के लिए आप इस कोर्स के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।